हेलो ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की हमारी न्यूज जोशीमठ शहर से रिलेटेड है। उसी पे एक टॉपिक हम करवा रहे हैं और यह न्यूज जनसत्ता से हमने ली है। तो चलिए देखते हैं कि जोशीमठ शहर पे क्या हो रहा है। मतलब उस शहर में जो धंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या हो सकते हैं और आगे की राह क्या हो सकती है, उसी पे थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग आज। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है, अब रहने लायक नहीं रहा ऐतिहासिक नगर। जो जोशीमठ शहर उत्तराखंड का है, वो इतना ज़्यादा उसमें दरारें पड़ चुकी कि वो शहर कभी भी तबाह हो सकती है और उत्तराखंड में कभी भी भूकंप की जैसी स्थिति बन सकती है। तो चलिए थोड़ा एडिटोरियल से समझते हैं। देखिए, जोशीमठ अब रहने लायक नहीं बचा। यह क्षेत्र भूस्खलन और भूकंप जोन में आता है। मतलब जो जोशीमठ शहर है वो पहले जैसा रहने के लायक नहीं रहा, क्योंकि जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी दरारें पड़ चुकी है और यह क्षेत्र जो है भूस्खलन और भूकंप के जोन क्षेत्र में भी आता है। मतलब यह क्षेत्र पहले से भूस्खलन और भूकंप के क्षेत्र में आता था और अब यह दरार पड़ गया तो और भी ज़्यादा दिक्कत की बात है। यहाँ पर अनियंत्रित ढंग से विकास होना इस शहर के विनाश होने की मुख्य कारण रहा है। मतलब इस शहर का जो दरारें पड़ने का कुछ वजह बताया गया है, उसमें से प्रमुख कारण एक ये भी हो सकता है कि अनियंत्रित तरीके से शहर का विकास होना, जैसे बहुत मात्रा में खुदाई हो जाना या फिर जंगलों का कटाव या फिर अनियंत्रित घर बसाव, जैसे कि बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची बन जाना। वैसी कुछ कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। तो देखिए कि यह रहा देश के अंतर्राष्ट्रीय व विशेषतः कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रानी चोरी टिहरी और पहाड़ के पर्यावरण की जानकार एसपी सत्ती की है। मतलब यह जो जानकारी दी गई है वो रानी चोरी टिहरी और पहाड़ के पर्यावरण के जानकार एसपी सत्ती की है। जो रानी चोरी है वो टिहरी और पहाड़ के पर्यावरण के जानकार एसपी सत्ता की है। देखिए, दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि भले ही सरकारी आंकड़े जोशीमठ के 40% आपदाग्रस्त होने के हों, परंतु जोशीमठ की वास्तविक स्थिति यह बताती है कि हालत और भी ज़्यादा खराब है। मतलब यह हुआ कि जो दो टूक शब्दों में उन्होंने कहा कि भले ही सरकारी आंकड़े 40% बताता हो या फिर 20% ही बताता हो या फिर 50% ही बताता हो कि यह शहर अभी भी 50% ही तबाह हुआ या फिर 40% ही तबाह हुआ, तो वो बात गलत है। जोशीमठ शहर अब पहले से बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है और उसमें त्रासदी कभी भी आ सकती है। यही बात यहाँ पे भी बताई जा रही है। 40% आपदाग्रस्त होने के हो, परंतु जोशीमठ की वास्तविक स्थिति यह बताती है कि हालात और भी ज़्यादा खराब है। और अब यह नगर रहने लायक नहीं रहा है। तो वही हुआ ना कि इसमें त्रासदी कभी भी आ सकती है, भूकंप कभी भी आ सकती है और मकानें कभी भी धंस सकती है। इसलिए यह शहर अब रहने के लायक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ शुरू से ही संवेदनशील रहा है। मतलब जो जोशीमठ शहर है वह शुरू से ही संवेदनशील रहा, पहले से यह भूकंप जोन क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पर पिछले कुछ सालों से लगातार अंधाधुंध तरीके से भवनों का निर्माण और वहाँ पर सीवर और पीने के पानी की निकासी का कोई भी व्यवस्थित ढंग से कार्य न किया जाना और ऊपर से अलकनंदा नदी इस पर अति संवेदनशील क्षेत्र में
एनटीपीसी द्वारा विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना। तो देखिए इसमें कुछ रीज़न बताई गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए उसमें से कुछ रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि अंधाधुंध तरीके से भवनों का निर्माण, मतलब जोशीमठ शहर में कुछ सालों में बहुत से अंधाधुंध तरीके से, मतलब बोलें तो अनियंत्रित तरीके से भवनों का निर्माण हो रहा है। मतलब किस मॉडल में बनाया जाए या किस मॉडल में ना बनाया जाए, इसका कोई भी रूल या तरीका नहीं है। जिसका एक वजह ये भी हो सकता है कि वहाँ पे दरारें पड़ने की एक वजह ये भी हो सकती है। और दूसरा रीज़न बताया जा रहा है कि वहाँ पर सीवर और पीने के पानी की निकासी का कोई व्यवस्थित ढंग से कार्य ना रहना। मतलब जो सीवर में पानी आता है और जो पीने का पानी रहता है, उसका जो पाइप है वो कोई भी व्यवस्थित ढंग से नहीं बिछाया गया है, नहीं व्यवस्थित ढंग से अभी भी है। और अगला रीजन बताया जा रहा है कि ऊपर से अलकनंदा नदी इस पर अति संवेदनशील क्षेत्र में एनटीपीसी द्वारा विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना। अगला रीजन ये है कि अलकनंदा नदी में एनटीपीसी द्वारा जो विद्युत जल परियोजना किया जा रहा है उससे और ज़्यादा भी प्रभावित हो रहा है यह क्षेत्र। जैसे जल के कारण वो क्षेत्र और भी दलदल हो जा रहा है। तो यही एक रीजन ये भी बताया गया है। अब अगला रीजन है कि सुरंग बनाना इस शहर के विनाश होने का प्रमुख कारण है। मतलब पहाड़ों को काट कर या फिर थोड़े बहुत ऊपर वाली क्षेत्रों को काट कर सुरंग बनाना और भी ज़्यादा भूकंप का कारण बन सकता है या फिर दरारें पड़ने का कारण बन सकता है। अब आगे देखिए, उन्होंने बताया कि जोशीमठ के स्थानीय संस्था के कहने पर उन्होंने जोशीमठ का गहन सर्वेक्षण किया था। जोशीमठ का जो स्थानीय संस्था है उन्होंने उसके कहने पर जोशीमठ शहर का गहन सर्वेक्षण भी किया और स्थानीय संस्थाओं को सुपुर्द की थी। स्थानीय संस्था ने राज्य सरकार के नुमाइंदगी को अपनी रिपोर्ट दी थी। मतलब स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय संस्था बोले या स्थानीय सरकार बोले, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकारों को भी दी थी, जिसमें जोशीमठ में किसी भी तरह के निर्माण कार्य न करने की, एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना को रोकने और क्षेत्र के सीवर निकासी की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की सिफारिश की गई थी। मतलब स्थानीय लोगों ने जो सरकार को रिपोर्ट दी थी या फिर सुझाव दी थी, उसमें ये था कि जो एनटीपीसी में जल विद्युत का कार्य हो रहा है उसको ना किया जाए और सीवर में जो सीवर या जो जल निकासी का कार्य किया जाता है वो व्यवस्थित ढंग से किया जाए। परंतु यह सिफारिश सरकारी दफ्तर में धूल फाँकती रही और जिसका नतीजा, तो जब यह सिफारिश स्थानीय लोगों ने सरकार को दी तो स्थानीय लोगों ने जब सरकार को दी तो वो स्थानीय कार्यकाल में ही या फिर स्थानीय ऑफिस में ही पड़ा रहा, जिसके कारण आज ये हुआ कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगर के विनाश के रूप में देखने को मिल रहा है। अब जब सरकारी अधिकारी को कोई नोटिस या रिपोर्ट मिला या फिर कोई, अगर हम बोल सकते हैं कि कोई सूचना मिला, तो उसने सूचना को फैलाया नहीं और ऑफिस में ही छोड़ दिया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि आज जोशीमठ शहर विनाश के कगार में देखने को मिल रहा है। अब देखिए विज्ञानियों की राय क्या है कुछ। जोशीमठ आपदा क्षेत्र में सबसे पहले गए विज्ञानियों के दल ने भूधसाओं की वजह बताई है। जोशीमठ आपदा क्षेत्र में जो है सबसे पहले गए वैज्ञानिकों ने दल ने भूदशाओं की कई वजह बताई। वहाँ पे जो भूमि धस रही है उसमें से विज्ञानियों ने कई वजह बताई है। उनमें पहला, पुराने भूस्खलन क्षेत्र में मलबे के ढेर पर इस नगर का बसा होना। तो उन्होंने पहला रीजन बताया कि इसमें से पहला कारण ये भी हो सकता है कि जो पहले पुराने भूस्खलन क्षेत्र में मलबे के ढेर पर जो इस नगर का बसा होना है। मतलब वह जो क्षेत्र है या फिर बोले अगर वहाँ जो मकाने हैं
वो मलबे पर बनाई गई है, पुराने मलबे पर, जिसके कारण वो मलबे आज पूरी तरह से सड़ गई है। तो ये भी बोल सकते हैं कि जब वो सड़ गई है तो उसमें दरारें तो आएगी। तो यही है कि यही यहाँ पे भी लिखा गया है कि मलबे के ढेर पर इस नगर का बसा होना। अब मलबा है तो उसमें कभी भी दरार पड़ सकती है, और अगर उसके ऊपर मकान है तो और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा वजन की भार पड़ती है, जिसके कारण कभी भी दरार पड़ सकती है। तो देखिए इसमें दूसरा रीजन बताया गया कि सीवर और नल के पानी की निकासी की व्यवस्था। मतलब वही पहले वाला ये भी रीजन है कि सीवर और जो नल के जल की निकासी की व्यवस्था वो बहुत ही दुरुस्त है, कोई ढंग से नहीं है। मतलब जैसे तैसे पाइप को बिछा दिया गया और सीवर से जल से निकासी किया जा रहा है। और तीसरा रीजन इसमें बताया गया है कि इस क्षेत्र में समुचित ना होना और जमीन के नीचे सीवर के पानी का लगातार रिसाव होना। अब देखिए, अब जैसे तैसे पानी की पाइप को बिछाया गया तो उसमें रिसाव तो होगा ही। तो वही इसमें तीसरा रीजन इसमें ये भी बताया गया कि पानी के जल का रिसाव होना उस पाइप के माध्यम से। और तीसरा है कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में नालों को ढंग से सुदृढ़ीकरण ना होना। मतलब वो जो शहर है और उसके आसपास में भी, मतलब शहर तो है ये, और पहले से उसके आसपास में भी जो है सो नालों का वो जो उसका सुदृढ़ीकरण से बिछाया हुआ ना होना। तो जोशीमठ शहर में तो पहले से ही उटपटांग तरीके से पाइप को बिछाया गया, लेकिन उसके आसपास के भी क्षेत्रों में वैसे ही बिछा दी गई है। तो वह है कि नालों का ढंग से सुदृढ़ीकरण ना होना। और चौथा रीजन इसमें बताया है कि जोशीमठ नगर क्षेत्र में क्षमता के अनुसार निर्माण कार्यों को नियंत्रित न किया जाना। यानी जोशीमठ नगर है और उसके जो आसपास के क्षेत्रों में है, उनके क्षमता के अनुसार निर्माण कार्यों को नियंत्रित ना किया जाना। अब निर्माण कार्यों में बहुत सारे कार्य आ सकते हैं, जैसे भवन निर्माण में इसमें सबसे पहला कार्य भवन निर्माण होता है। अब जो भवन निर्माण का कार्य होता है इसमें कोई भी नियंत्रित नहीं है, मतलब अनियंत्रित तरीके से पूरे भवन बनाए जा रहे हैं। जैसे बड़े शहरों में या फिर आप दिल्ली में या मुंबई में बोल सकते हैं कि हर भवन निर्माण की नियंत्रित होती है कुछ, तो यहाँ जोशीमठ शहर में ऐसा कोई भी नियंत्रण नहीं है, पूरा अनियंत्रित तरीके से भवन बनाया जा रहा है अभी भी। अब पांचवा है कि जोशीमठ पर 47 साल पहले की अनदेखी करना। मतलब पांचवा रीजन उन्होंने बताया कि जोशीमठ पर 47 साल पहले विज्ञानियों की सर्वे रिपोर्ट और सुधारों की अनदेखी करना। मतलब इस शहर में जो त्रासदी आज होने वाली है वो 47 साल पहले ही विज्ञानियों ने अलर्ट कर दिया था। बट उस समय जब अलर्ट किया गया तो उन्होंने उस रिपोर्ट को अनदेखा भी कर दिया और प्लस में उसमें कोई सुधार भी नहीं किया। और छठा रीजन इसमें बताया गया कि अलकनंदा नदी से हो रहे कटाव की समय रहते समुचित रोकथाम ना करना। अब जो अलकनंदा नदी है तो उसमें कटाव तो होगा ही, और उत्तराखंड तो वैसे भी डीप जोन क्षेत्र में आता है तो उसमें और भी ज़्यादा कटाव होने की संभावना रहती है। तो वही है कि इसमें छठे रीजन में ये बताया गया कि इन्होंने अलकनंदा नदी से बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाव हो रही, जिसके कारण दरारें पड़ने की और भी समस्या बन सकती है आगे भी। और इसमें बस इतना ही रीजन बताया गया। उसके बाद इस तरह से विज्ञानियों ने पहले दल ने शासन प्रशासन और अब तक की सरकार को सीधे सीधे आईना दिखाया है। मतलब वैज्ञानिकों ने इतने तरीके और इतने रीजन बता के सरकार को और स्थानीय प्रशासन को आईना दिखाया है। मतलब एक तरह से बोलें तो
उसको इज्जत से, सॉरी, वैज्ञानिकों ने स्थानीय प्रशासन और सरकार को एक तरह से तमाचा दिखाया बोलें तो। अब ये तो हुआ वैज्ञानिकों का रीजन कि क्या क्या रीजन हुआ है। तो चलिए उसमें से रीजन को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो पहला रीजन बताया कि पुराने और भूस्खलन क्षेत्र में इस शहर को मलबे के क्षेत्र में, इस शहर और इसमें बसे हुए गांव या फिर भवनों को मलबे के क्षेत्र पर बनाया गया है। दूसरा बताया कि सीवर नल के पानी की निकासी की व्यवस्था भी समुचित ढंग से नहीं है। और तीसरा बताया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में नालों को ढंग से सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ है। चौथा बताया कि जोशीमठ नगर क्षेत्र के क्षमता के अनुसार निर्माण कार्यों को नियंत्रित न किया गया हो। और पांचवा बताया कि जोशीमठ पर 47 साल पहले वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया गया। और छठा बताया गया कि अलकनंदा नदी से हो रहे प्रमुख कटाव। अभी ये तो हुआ रीजन। अब देखिए वैज्ञानिकों के दल ने क्या सुझाव दिया इस शहर को बचाने के लिए। तो चलिए उस सुझाव पर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि आगे की राह क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए उन्होंने आगे बताया कि जोशीमठ आपदा से निपटने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए इंतजाम करने के लिए वैज्ञानिकों के दल ने शासन को जो सिफारिशें भेजी है उनमें प्रमुख रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को जोशीमठ में लगातार बह रहे पानी की जांच कराने और उनके मूल स्रोत का पता लगाने, जोशीमठ नगर में निर्माण कार्य की वहन क्षमता का तकनीकी अध्ययन करने तथा भू क्षरण और मिट्टी की पकड़ को जानने के लिए भू तकनीकी जांच विस्तार करने, वहां बने मकानों की नींव की जांच कराने के सुझाव आदि शामिल हैं। तो इसमें इन्होंने पहला सुझाव दिया है कि जोशीमठ आपदा से निपटने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। तो उसमें देखिए उसमें पहला इंतजाम क्या किया सो सुनिए। उनमें प्रमुख रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को जोशीमठ में लगातार बह रहे पानी की जांच कराना है। मतलब जो सीवर में जल बह रहा है और जो इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को जोशीमठ में लगातार बह रहा है उसका पानी और उसके पानी की जांच कराना है और उनके मूल स्रोत का पता लगाना है कि उनका मूल स्रोत क्या है। और दूसरा बताया कि जोशीमठ नगर में निर्माण कार्य की वहन क्षमता को तकनीकी तौर पर नियंत्रित करना है। मतलब ऐसे नहीं कि अपने प्रशासन के द्वारा नियंत्रित करना है, मतलब तकनीकी तौर से नियंत्रित करना है और वैज्ञानिक तरीके से। फिर अगला इन्होंने तीसरा बताया कि भू क्षरण और मिट्टी की पकड़ को जानने के लिए भू तकनीकी जांच विस्तार से कराना। मतलब भूमि की क्षरण कैसे हो रही है, भूमि की क्षरण कैसे हो रही है और भूमि की क्षरण कैसे हो रही है और मिट्टी की पकड़ को कैसे पकड़े। तो उसके लिए उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी जांच इसका भी होना चाहिए। और चौथा बताया कि यहाँ बने मकानों की नींव की जांच कराने के सुझाव। मतलब यहाँ जो मकान बने हैं उनका नींव क्या है, क्या सभी मकान मलबे पे बनाया गया है और क्या सभी मकानों की नींव अच्छी है या फिर कुछ ही मकान मलबे पे बनाए गए हैं, उनका नींव सभी का जानना है। और इसके साथ ही दल ने रुड़की आईआईटी से दोनों जांच कराने की बात कही। मतलब दल ने यह भी बोला कि ये जो जांच होगी वो रुड़की आईआईटी से जांच करानी चाहिए। अब देखिए कि थोड़ा जोशीमठ जो शहर है वो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्यों हम उसको बचाएं या फिर उसको बचाने की क्या रीज़न हो सकती है, क्या सिर्फ शहर ही है या फिर उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं।
तो देखिए, अध्यात्म के जरिए आत्म शांति का संदेश देने वाले जोशीमठ आज खुद अशांत है। मतलब जो जोशीमठ शहर है वो शांति का संदेश देता है, लेकिन आज वो खुद अशांत हो गया है। इतने सारे दरारें पड़ गई, इतने सारे भूकंप आने की उसमें संभावना बन गई है कि वो शहर कभी भी तबाह हो सकती है। तो वही है कि वो शांति का संदेश देने वाला था और आज खुद अशांत बना हुआ है। यहाँ के घर हो या मंदिर या सरकारी अभियान या व्यापारिक प्रतिष्ठान, सभी भू दशाओं की जद में है। मतलब यहाँ इस शहर में जो भी कुछ भी है, जैसे कि घर बोले या फिर मंदिर बोले या सरकारी अभियान या व्यापारिक प्रतिष्ठान, सभी जो है वो भूमि धसाव की स्थिति में आ गई। वहाँ मतलब उसमें भूमि कभी भी धस सकती है और वो कभी भी तबाह हो सकती है। तो देखिए, 2500 साल पहले जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिष मठ और नरसिंह मंदिर में भी दरारें पड़ चुकी है। मतलब 2500 साल पहले जो आदि जगद्गुरु और शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था ज्योतिष मठ और नरसिंह मंदिर, उसमें भी दरारें पड़ चुकी है। एक मंदिर भी ढह चुका है, मतलब एक मंदिर अब ढह भी चुका है। और 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद जोशीमठ में कई परिवर्तन ने उत्तरायण में शुभ कार्य जनेऊ मुंडन और विवाह करवाने की तैयारी रखी थी। मतलब वहाँ के जो पंडित है या फिर बोलें तो पंडित बोले या फिर वहाँ के जो पंडित बोले या फिर वहाँ पे जो पुजारी रहते हैं, उन्होंने वहाँ पे 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत सारे आयोजन भी करके रखें, जिसमें से पहला है कि शुभ कार्य कुछ हो सकता है, जैसे जनेऊ मुंडन और विवाह करवाने की तैयारी। हम देखिए, जोशीमठ की रहने वाली सावित्री का कहना है कि कल काल चक्र ऐसे घूमा है कि अब हम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। हमारे सभी सपने चकनाचूर हो गए हैं। मतलब जोशीमठ की जो सावित्री है, उनका कहना है कि काल चक्र ऐसे घुमा, मतलब इतनी अचानक से करवट ली है उत्तराखंड की जोशीमठ शहर में कि हम अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जूझ रहे हैं और हमारे सभी सपने चकनाचूर हो गए। अब आगे की राह पे देखिए, थोड़ा सा और बात करते हैं। 1000 से ज़्यादा मकान भू धसाओं की चपेट में है। देखिए, जोशीमठ में 1000 से ज़्यादा घरों, होटलों और दुकानों में भारी दरारें आ गई है। मतलब अभी की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें बताई गई है कि जोशीमठ में 1000 से ज़्यादा घरों, होटलों और दुकानों में भी दरारें आ गया है और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसमें से सरकारी आंकड़ों में 603 मकान ही क्षतिग्रस्त हुए हैं। मतलब सरकारी आंकड़े के अनुसार आप सोच रहे हैं कि 603 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 70 से ज़्यादा परिवारों को सरकारी राहत शिविरों में पहुंचाया गया, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक पौने 200 से ज़्यादा परिवार यहाँ से कूच कर गए हैं। जिला प्रशासन ने 19 राहत शिविर बनाए हैं। मतलब सरकारी आंकड़ा कुछ और ही है और पब्लिक का आंकड़ा कुछ और ही है। जोशीमठ में 5000 से ज़्यादा भवन है। जोशीमठ शहर में जो 5000 से ज़्यादा भवन है, जिनमें कई बहुमंजिला होटल तथा आलीशान कोठियाँ भी शामिल हैं। 2 जनवरी से लोगों को गहरा डर बैठ गया था जब रात को नगर की तलहटी पर एक नाला अचानक फूट पड़ा था। मतलब इसमें पहला घटना देखने को 2 जनवरी को मिलता है, जब रात को नगर की तलहटी पर एक नाला अचानक से फूट गया। तो देखिए, जोशीमठ के स्थानीय निवासी के एस लोहानी बताते हैं कि जेपी कॉलोनी के नीचे एक जल स्रोत फूट पड़ा और मेला पानी आने लगा। मतलब वहाँ के जो कुछ स्थानीय निवासी, उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जेपी कॉलोनी का जो एक जल स्रोत है वो फूट पड़ा और मेला आने लगा। नगर पालिका जोशीमठ के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार का कहना है कि इस फूटे हुए नए स्रोत का बाहरी मुहाना 2 फुट से ज़्यादा है। इसके बाद से ही मकान में दरारें तेजी से पड़ने शुरू हुई। शुरू में पहाड़ की कड़कड़ाती ठंड से भी लोगों ने
सारी रात खुले में गुजारी थी। गुस्साए लोगों ने मशाल जुलूस निकाले जबकि धरने भी दिए। देहरादून से विशेषज्ञों की जोशीमठ गई टीम का महिलाओं ने घेराव भी किया था। अब देखिए 30,000 की आबादी वाला जोशीमठ नगर, उस जोशीमठ शहर का जो 30,000 आबादी है उसमें से नगर पालिका क्षेत्र 9 वार्डों में है, जिनमें से जिला प्रशासन ने 4 वार्डों गांधीनगर, सिंघधार, मनोहर बाग और सुनील को अति संवेदनशील और असुरक्षित घोषित कर दिया है। मतलब जिला प्रशासन ने 4 वार्डों को, जिसमें से गांधीनगर है, सिंघधार है, मनोहर बाग है और सुनील को असंवेदनशील और असुरक्षित घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में होटलों को जिला प्रशासन ने भी बंद करवा दिया है। साथ ही इन 4 वार्डों को जान माल की सुरक्षा को देखते हुए तुरंत खाली करने का भी आदेश जिला प्रशासन ने दे रखा है। और शैलेंद्र पवार ने बताया कि वैसे तो सभी वार्ड पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और मारवाड़ी और रवि ग्राम वार्ड में खतरा अधिक है। सिंघधार वार्ड में एक मंदिर ढह गया था। मतलब शैलेंद्र पवार ने पहले उन्होंने अनुमान से बताया कि कोई भी वार्ड सुरक्षित नहीं है और सिंघधार वार्ड में एक मंदिर भी ढह गया है, जिसमें स्थानीय लोग किसी बड़ी आपदा की आशंका से डरे हुए और सहमे हुए हैं। स्थानीय निवासी अतुल सती का कहना है कि जिस तरह से प्रशासन अब मुस्तैद है, यदि यह सक्रियता 2 महीने पहले दिखाती तो जोशीमठ को बचाया जा सकता था। मतलब यही हुआ कि कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन अभी अलर्ट पर है, लेकिन अगर यही अलर्ट पहले हुआ रहता तो जोशीमठ शहर को बचाया जा सकता था, दिखाता तो जोशीमठ को बचाया जा सकता था। विशेषज्ञों के एक दल ने जोशीमठ के हालात से रूबरू होकर राज्य सरकार को जो रिपोर्ट दी और प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे जोशीमठ के हालात पर संज्ञान लिया, तब जाकर वहां पर सरकारी मशीनरी ढर्रे पर आई और लोगों को राहत शिविरों पर पहुंचाने में काम आई। मतलब कुछ लोगों ने रिपोर्ट राज्य सरकार को भी दी और केंद्र सरकार को भी दी, तब वहाँ पे कुछ राहत की कार्य हो रही है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद राज्य के मुख्य सचिव से लेकर पुलिस महानिदेशक अधिकारियों की फौज के साथ जोशीमठ पहुंचे और राज्य के सचिव स्तर के अधिकारियों की जोशीमठ तैनाती कर दी गई। अब एक रीजन और देखते हैं। देखिए, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण पर संकट के बादल। जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के कारण केंद्र सरकार का बद्रीनाथ के विशेष गलियारे का कार्य और इसके तहत बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य बंद कर दिया गया है। मतलब पहले वो बोले ना कि जिसमें से अनियंत्रित कार्य हो रहे हैं, कुछ जिनमें से भवनों का निर्माण हो रहा है, कुछ गलियारों का निर्माण हो रहा है, कुछ सड़कों का निर्माण हो रहा है, कुछ सुरंगों का निर्माण हो रहा है। तो उसी में से एक ये भी है कि बद्रीनाथ के विशेष गलियारे का जो कार्य हो रहा है, उसके तहत बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का जो चौड़ीकरण का कार्य हो रहा था, उसको भी केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। हेलंग बाईपास और तपोवन जल विद्युत परियोजना समेत सभी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। मतलब वहाँ पे भी जितना भी निर्माण कार्य हो रहा है या फिर कुछ भी बोलें तो सभी कार्यों पे रोक लगा दिया गया है। जिसमें और देखिए भूदशाओं का असर हेलंग और बद्रीनाथ राजमार्ग पर साफ दिखाई दे रहा है। मतलब वो जो दरार का असर है वो हेलंग और बद्रीनाथ राजमार्ग पर भी दिखाई दे रहा है। अब जोशीमठ के पास इस राष्ट्रीय राजमार्ग में गहरी दरारें आ गई है। अब इसमें भी दरारें आ चुकी है। कुछ दिनों में दरारें कुछ ज़्यादा गहरी हुई है। मतलब इसमें बोलें तो पूरी तरह से कभी भी संकट आ सकता है। भूदशाव नहीं रुका तो भविष्य में कभी भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो देश की सेना चीन की सीमा से कट जाएगी। देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी शामिल हो सकता है। अगर समय रहते इसमें कुछ नहीं किया जाता है तो भविष्य में इस राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि देखिए, देश का जो सेना है वो चीन की सीमा से कट जाएगा। मतलब इंडिया की सेना जो है,
इंडिया की जो सेना है वो चीन की सीमा से कट जाएगी और देश की सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से यह चिंता का विषय हो सकता है। अब जोशीमठ का अध्ययन करने के विशेषज्ञों के दल ने भी इस पर भी गहरी चिंता जताई है। अब देखिए इनमें से कुछ कुछ ने रिपोर्टें कुछ लोगों ने या तो कुछ संस्था ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है, जिनमें से उन्होंने बताया कि अगर हम हमारी रिपोर्ट या हमारी संस्था की रिपोर्ट मान लिया गया होता तो आज ये देखने को नहीं मिलता। जैसे देखिए मिश्रा कमेटी की सिफारिश मान ली गई होती तो बर्बादी ना होता। अगला देखिए जोशीमठ को बचाने के लिए जान दी थी जीडी अग्रवाल ने। फिर देखिए सरकारी सिफारिश नहीं सुनता तो रवि चोपड़ा। मतलब कुछ लोगों ने कुछ संस्था ने भी रिपोर्ट इसमें दी है, जिनमें से उसका रिपोर्ट अगर मान लिया गया होता पहले तो इसको बचाया जा सकता था। जैसे देखिए मिश्रा कमेटी का बात करें तो मिश्रा कमेटी 47 साल पहले बनी एससी मिश्रा कमेटी की सिफारिश मान ली गई होती तो आज जोशीमठ तबाही से बच जाता। परंतु तब से आज तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मतलब 47 साल से पहले से आज तक ना ही उत्तराखंड सरकार ने और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। और 1975 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तब के गढ़वाल और मंडल के आयुक्त एससी मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कमेटी जोशीमठ का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। मतलब यह जो है 47 साल पहले 1975 में ही बनाया गया था 18 मंडल का सदस्य, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस समिति ने 1 साल तक इस संवेदनशील क्षेत्र का अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट भी बनाई थी। इसमें से जोशीमठ में किसी भी तरह का मानवीय छेड़छाड़ ना की जाए और यहाँ पर मिट्टी में पकड़ कमज़ोर है और यह पहाड़ लगातार धंस रहा है। मतलब इस कमेटी ने अपना कुछ रिपोर्ट तैयार किया था और उसमें से कुछ रिपोर्ट प्रमुख था, जिसमें से पहला रिपोर्ट उसमें से था कि मानवीय छेड़छाड़ ना किया जाए। जोशीमठ शहर में जोशीमठ शहर के या फिर जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में मानवीय छेड़छाड़ ना किया जाए और यहाँ पर मिट्टी में जो पकड़ है उसमें बहुत कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पहाड़ लगातार धंस रहा है। और साथ ही नदी के किनारे में हिस्से में छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मतलब देखिए उन्होंने कहा कि मानवीय छेड़छाड़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, प्लस में इसमें मिट्टी का पकड़ कमज़ोर है तो यहाँ पे पहाड़ लगातार धंस रहा है। साथ ही जो नदी का किनारा है उसमें कटाव हो रहा है तो उसमें भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मिश्रा कमेटी ने और भी कहा कि जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन जोन एवं भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। मतलब पहले डिस्कस किए ना कि जोशीमठ शहर जो है वो भूकंप जोन क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे बताया कि मिश्रा कमेटी ने भी बताया कि जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन जोन और भूस्खलन क्षेत्र में आता है और अगर यहाँ विकास बिना नियम के हुआ तो यह बैठ जाएगा। मतलब अनियंत्रित तरीके से अगर विकास हुआ या फिर होते रहा तो यह शहर डूब जाएगा। इस कमेटी ने बताया था कि जोशीमठ रेत और पत्थर वाले पहाड़ पर है, न कि चट्टान पर। मतलब इस कमेटी ने यह बताया था कि जोशीमठ जो शहर है वो रेत और पत्थर वाले पहाड़ पर है, मतलब बालू और पत्थर वाले पहाड़ पर है, न कि चट्टान वाले पर, इसलिए इसमें दरारें ज़्यादा आ रही है। अलकनंदा और धौली गंगा से भूस्खलन होता रहता है। मतलब अलकनंदा नदी से तो भूस्खलन हो ही रहा है, प्लस धौली गंगा नदी से भी हो रहा है, जिसमें नदियों के किनारे और पहाड़ों के किनारे टूटते रहते हैं। मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ में पानी निकासी का जो सही इंतजाम ना होने के कारण भी भूस्खलन होने की बात कही थी। मतलब मिश्रा कमेटी का एक रीजन यह भी था, या फिर बोलें तो एक सुझाव यह भी था कि उन्होंने बताया था कि जोशीमठ में जो पानी का निकासी का सही इंतजाम है उसका नहीं होने के कारण भी भूस्खलन होने का बात कहा जा रहा है। और कमेटी के मुताबिक वो सीवर और पानी की निकासी के लिए जो किट बनाए गए हैं उनमें धरती में पानी समा जाना और उससे कैविटी बन जाती है, जैसे मिट्टी और पत्थर के बीच में जहाँ पर पानी लगातार जमीन में समाता रहता है और जिसके कारण भूस्खलन होता है। तो ये तो हुआ मिश्रा कमेटी की सिफारिश क्या क्या थी और उसकी रिपोर्ट कब आई थी। अब देखिए कि जीडी अग्रवाल ने क्या सुझाव दिया था। जाने माने पर्यावरणविद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, वो जो जीडी अग्रवाल थे वो पर्यावरणविद और प्रोफेसर थे। उन्होंने उत्तराखंड में बन रही विद्युत जल परियोजनाओं के खिलाफ लंबे अरसे तक संघर्ष किया। वही जो
अलकनंदा नदी में जो उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना बन रहा, उन्होंने उनके खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया और उत्तराखंड को बचाने के लिए इन परियोजनाओं को बंद करने की मांग की थी। मतलब जीडी अग्रवाल ने जो वो अलकनंदा नदी पर बन रही जल नदी परियोजना था उसको उसके खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया और उस उत्तराखंड को बचाने के लिए इन्होंने इन परियोजनाओं को बंद करने की भी मांग की थी। इसके लिए कई बार लंबे समय तक अनशन तक किए थे। जीडी अग्रवाल ने कई बार अनशन तक भी किए हैं। जोशीमठ को बचाने के लिए प्रोफेसर अग्रवाल ने तपोवन, विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, विष्णुगढ़ पीपलकोटी समेत गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बनने रही 6 जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करने के लिए 2018 में हरिद्वार कनखल के इमारती सदन आश्रम में निर्णायक अनशन किया था। मतलब उन्होंने जो अनशन किया था वो 2018 में किया था और उन्होंने अनशन तपोवन, विष्णुगढ़ तथा जल परियोजना विष्णुगढ़ पीपलकोटी समेत गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बन रही जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ किया था। तब की भाजपा की राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया था। मतलब उन समय जो उन्होंने अनशन किया था उस टाइम भी भाजपा की सरकार थी और आज भी भाजपा का ही सरकार है, तो उस टाइम उसकी सिफारिशों या फिर बोलें तो उनकी अनशन को अनदेखा कर दिया गया था। 10 अक्टूबर 2018 को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में उन्हें गंभीर स्थिति में भर्ती किया गया। मतलब जब वो अनशन किया तो उन्होंने 10 अक्टूबर 2018 को उसको भर्ती भी कर दिया गया, क्योंकि अनशन के दौरान उन्हें गंभीर स्थिति या फिर बोलें तो उसकी शारीरिक स्थिति सही नहीं रही। 11 अक्टूबर 2018 को उनका निधन भी हो गया। अब देखिए अनशन के चक्कर में या फिर बोलें तो जोशीमठ शहर को बचाने के चक्कर में इसका निधन भी हो गया। इस तरह उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जीडी अग्रवाल ने उत्तरकाशी के अति संवेदनशील क्षेत्र में पालो, मनेरी, लोहारी, नागपाला, भैरव घाटी जल विद्युत परियोजना को बंद करने और उत्तरकाशी के इस क्षेत्र की पारिस्थितिक घोषित करने की मांग को लेकर 20 जुलाई 2018 से 24 अगस्त 2010 तक एक महीने तक मातृ सदन आश्रम कनखल हरिद्वार में अनशन किया था। जीडी अग्रवाल ने देखिए 2010 में भी अनशन किया था और 20 जुलाई 2010 से 24 अगस्त 2010 तक एक महीने तक अनशन किया था। उनका अनशन तब के केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने समाप्त करवाया था। उन्होंने तब जो अनशन किया था उनका केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने समाप्त किया था और वे खुद अनशन स्थल पर आए भी थे। अभी ये तो हुआ कि जीडी अग्रवाल का क्या कहना था, ये तो बोलें तो इसका व्यक्तिगत रिपोर्ट हो गया या फिर बोलें तो इन्होंने व्यक्तिगत तरीके से अपना बात कहा था। अब देखते हैं थोड़ा रवि चोपड़ा ने इनके बारे में क्या कहा है। भू एवं पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर रवि चोपड़ा का कहना है, रवि चोपड़ा जो है वो भू एवं पर्यावरण विशेषज्ञ है, तो उनका कहना है कि आज जोशीमठ की बर्बादी के पीछे 1976 से लेकर अब तक की सरकारों द्वारा भू विशेषज्ञों एवं पर्यावरण विशेषज्ञों की विभिन्न कमेटियों की सिफारिश की अनदेखी करने की मुख्य वजह है। मतलब उनका कहना है कि जोशीमठ शहर का जो बर्बादी हो रहा है उनका प्रमुख रीज़न ये भी है कि 1976 से लेकर अब तक की सभी रिपोर्टों को अनदेखा करना या फिर बोले सभी सिफारिशों को अनदेखा करना। यदि इन सिफारिशों पर सरकार अमल करती तो आज जोशीमठ तबाही की कगार पर ना खड़ा होता। मतलब जिस लोगों ने या फिर जिस संस्था ने अपनी रिपोर्टें प्रकाशित की या फिर अपनी रिपोर्टें सरकार को सौंपी थी उस टाइम पे अगर उसकी रिपोर्ट या सिफारिश को मान लिया गया होता तो आज जोशीमठ शहर का ये हाल नहीं होता। तो देखिए यदि इन सिफारिशों पर सरकारें अमल करती तो आज जोशीमठ तबाही के कगार पे ना खड़ा होता। उन्होंने कहा कि सरकार ना अपनी बनाई गई कमेटी को सुनती है और ना ही न्यायालयों की बनाई गई कमेटियों की, और ना ही सरकार ने सुरंग के लिए सिफारिशें सुनी और ना ही सड़क के लिए, जिसका नतीजा अब पूरी दुनिया जोशीमठ में देख रहा है। मतलब उनका कहना है कि सरकार ने ना ही न्यायालय का सुना, ना ही किसी निजी व्यक्ति का, ना ही किसी संस्था का सुना।
जिसके कारण आज जोशीमठ का ये हाल पूरी दुनिया देख रही है। प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के मामले में 2013 में एक कमेटी बनाई थी, जिसमें वे सदस्य थे। उत्तराखंड की न्यायालय ने जो 2013 में वो परियोजना के निर्माण के मामले में एक कमेटी भी बनाई थी, जिसमें रवि चोपड़ा एक सदस्य भी थे। इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि भूस्खलन और मेन सेंट्रल थर्स्ट आनी पेरा ग्लेशियर क्षेत्र से ऊपर किसी भी तरह की बिजली परियोजनाओं का निर्माण न किया जाए। मतलब इस कमेटी ने सुझाव दिया था कि भूस्खलन क्षेत्र मेन सेंट्रल थर्स्ट आनी पेरा ग्लेशियर क्षेत्र से ऊपर किसी भी तरह की बिजली परियोजना का निर्माण न किया जाए। कमेटी ने कहा था कि नदी तट से 2,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाना क्षेत्र के लिए हितकारी नहीं है। मतलब कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि या फिर सुझाव दिया था कि 2,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए अलकनंदा घाटी में हेलंग और भागीरथी घाटी में भड़वाटी से ऊपर बिजली परियोजना का निर्माण नहीं होना चाहिए था। परंतु राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी रिपोर्ट भी नहीं मानी। मतलब राज्य सरकार ने उस टाइम उच्चतम न्यायालय द्वारा जो इस कमेटी का गठन किया था उसका भी रिपोर्ट नहीं माना, और इन सभी परियोजनाओं तथा जोशीमठ क्षेत्र में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का निर्माण बदस्तूर जारी रहा। मतलब तब से सरकार ने इसका रिपोर्ट भी नहीं माना और अपना कार्य जारी भी रखा। चोपड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जोशीमठ में भूधसाव हेलंग बाईपास और तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की सुरंग निर्माण की वजह से हो रहा है, क्योंकि सड़क और सुरंग के निर्माण के समय में बड़े स्तर पर विस्फोट किए गए, जिससे जमीन में दरारें आ गई। मतलब उनका कहना है कि जो भूधसाव का रीजन है उसमें से हेलंग बाईपास और तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की सुरंग का निर्माण का वजह प्रमुख रहा है, क्योंकि उस टाइम बहुत से विस्फोटक किए गए, जिसमें से विस्फोटक होने की वजह से ज़मीन में दरारें आ गई। अब आगे देखिए कि 7 फरवरी 2021 को एनटीपीसी की इस बिजली परियोजना की सुरंग में बारिश का पानी और मलबा घुसा था। मतलब 7 फरवरी 2021 को जो है सो एनटीपीसी का इस बिजली की परियोजना की सुरंग से बारिश का पानी और मलबा भी घुसा था, जिसने क्षेत्र में बड़ी बड़ी और दरारें आ गई। इस पानी ने धीरे धीरे अपना रास्ता बनाया और वह पानी आज जोशीमठ में विभिन्न शहरों से निकल रहा है। मतलब उस टाइम जो पानी घुसा था वो आज जोशीमठ शहर में विभिन्न स्थानों से निकल रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से रेत मिट्टी पत्थर के ढेर और बसे जोशीमठ की जमीन भावनों का वजह सहन नहीं कर पाई, और इस तरह वजह जोशीमठ में लगातार भूधसा हो रहा है। मतलब धीरे धीरे अपना रास्ता बनाया। उसके बाद पानी ने जोशीमठ में विभिन्न जगह से निकलना शुरू किया। उसके बाद पानी का तेज बहाव जो हुआ उसमें से बालू बोले, मिट्टी बोले या फिर पत्थर के ढेर बोले, जोशीमठ की जमीन की भावना का वजन सहन नहीं कर पाया, जिसके कारण आज जोशीमठ शहर भूधसाव की क्षेत्र में चला गया है। अब रवि चोपड़ा कहते हैं कि जोशीमठ की बर्बादी के लिए अन्य कारणों के अलावा एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना और 4 धाम राजमार्ग परियोजना की मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अब रवि चोपड़ा कहते हैं कि इन सब रीजन के अलावा और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जिनमें से प्रमुख है कि एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना और 4 धाम राजमार्ग परियोजना भी मुख्य रूप से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ और इसके आसपास की पहाड़ियों से लगातार छेड़छाड़ की जाता रहा है। मतलब उनका कहना है कि जोशीमठ और उनके आसपास का जो पहाड़ी है उनमें लगातार छेड़छाड़ या फिर बोलें तो निर्माण कार्य होते रहते हैं। अब 2006 में उत्तराखंड की राज्य सरकार ने एनटीपीसी को जोशीमठ में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना बनाने की अनुमति दी थी। मतलब 2006 में जो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने एनटीपीसी को जोशीमठ में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना बनाने का अनुमति दिया था, और तब से सुरंग बनाने के लिए इस संवेदनशील क्षेत्र में लगातार विस्फोट किए जाते रहे, और 2006 से उस टाइम से लगातार इस क्षेत्र में विस्फोट किया जाता रहा। जब 24 दिसंबर 2009 में इस सुरंग से पानी निकलना शुरू हुआ था, मतलब पहली बार इस सुरंग से पानी निकलना 24 दिसंबर 2009 में सुरंग शुरू हुआ था। अब चोपड़ा का कहना है कि अलवेदर रोड परियोजना के तहत जोशीमठ बाईपास निर्माण पर कमेटी ने पहले असहमति जताई थी। उनका कहना है कि अलवेदर रोड और परियोजना के तहत जोशीमठ बाईपास निर्माण पर कमेटी ने पहले ही असहमति जताई है,
परंतु सीमा सड़क संगठन की मांग को देखते हुए हेलंग मारवाड़ी बाईपास के रूप में सक्रिय सड़क बनाने पर कमेटी ने सहमति जताई थी। अब देखिए, आज का एडिटोरियल हमारा जोशीमठ शहर से था। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और क्या सुझाव हो सकता है। हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट एडिटोरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।